नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, विश्लेषण विद वानखेड़े। कल से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आज फिर 2 सदस्यों का निष्कासन हुआ, आंकड़ा 143 पहुँचा। शायद सदन चलते-चलते सारा विपक्ष बाहर हो तो आश्चर्य नहीं लगेगा। आज 3 बिल बाकायदा लोकसभा से पारित हुए और ये बिल है जो इंडियन पिनल कोड 1860 का था, उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता 19 1898 का सीआरपीसी, उसके जगह 2023 का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता, ये 3 कानून हो गए। भले ही आज मुझे लगता है विश्लेषण में मुझे 2 बातों का विश्लेषण करना पड़ेगा क्योंकि दोनों भी खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले कि जिस राष्ट्रद्रोह के कानून को बाकायदा गृह मंत्री ने ये कहा कि ब्रिटिश के ज़माने का ये कानून है, 100 साल से ज़्यादा का ये कानून महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्र सेनानियों को रोकने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने ये कानून पारित किया था। राष्ट्रद्रोह का कानून, हम आज़ाद हो गए, हमें राष्ट्रद्रोह के कानून की ज़रूरत नहीं है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार ये काम किया, पूरा श्रेय लूटने का प्रयास किया। लेकिन आगे जब वो बोलते गए तो पता चला राष्ट्रद्रोह का कानून नया चोला पहनकर देशद्रोह के नाम से और ज़्यादा खूंखार बन के आया है। अब तो आप कुछ बोलोगे, कुछ लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ लिखोगे, यदि वो भय फैलाने वाला, राष्ट्र सुरक्षा को घातक इस परिभाषा में आता होगा, तो तुरंत फिर आपको इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत 124 ए अबॉलिश हुआ, लेकिन 121 और 150 के तहत कुछ चीज़ें जोड़ के अब राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह हो गया। गृह मंत्री ने कहा कि अब देशद्रोह, हम आज़ाद हो गए, हमारा देश है, इसका द्रोह करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो वो बोलते गए कि कोई भी हथियार लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, कोई हथियारों का उपयोग कर राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करता हो, तो उसके खिलाफ ये कानून लागू होगा। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को जेल जाना ज़रूरी होगा। आगे चल के यदि आप समाज में भय फैलाते हो, भय फैलाना ये ऐसा ग्रे एरिया है, इतना बड़ा कैनवास है कि जो हम यूट्यूब पे बोलते हैं, यदि देश की आर्थिक स्थिति हमने सही लोगों के सामने रखी, तो आप कहोगे कि लोगों को आर्थिक स्थिति खराब है, इस नाम से डरा रहे हो, अराजकता फैला रहे हो। सरकार को सवाल पूछना भी भय और अराजकता हो जाएगा। सज़ा भी बहुत ज़्यादा, आजीवन कारावास, मिनिमम 7 साल ये हुई है। ऐसी कई चीज़ें हुई हैं और मुख्यतः जो क्रेडिट लिया जा रहा है राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म करने का, राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म नहीं हुआ, वो देशद्रोह के नाम से और खूंखार बन के आया है। मुझे लगता है उससे और ज़्यादा हनन होने की चांसेस है। अपने जो अधिकार है, संविधान ने दिए हुए उसका। लेकिन ये जो क्रेडिट लिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार किया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। ये बेसिकली बहुत पहले 2021 में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने सरकार के खिलाफ, मेजर जनरल एसजी ओम्बेडकरे, 15 जुलाई 2021 को वो सर्वोच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रद्रोह के कानून के तहत सरकार मनमानी करती है और सरकार को असीमित अधिकार मिले हुए हैं, जो आम इंसान के संविधान ने दिए हुए कई अधिकारों का हनन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया। 15 जुलाई 2021 को नोटिस दिया। आगे 11 मई 2022 को एन वी रमन्ना जी मुख्य न्यायाधीश थे तत्कालीन,
सर्वोच्च न्यायालय के, उनके पीठ ने इस कानून पे रोक लगाई, इस कानून पे कोई केस दर्ज करने के लिए मना किया और जो इस कानून के तहत जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें तुरंत ज़मानत के लिए अप्लाई करना चाहिए, ये भी कहा। इसी बीच सरकार ने ये कहा कि हम नए प्रारूप में लाना चाह रहे हैं। तब रमन्ना साहब ने कहा था, 75 साल हो गए हमने सुना कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कई कानून रद्द कर दिए जिनका उपयोग नहीं था, ब्रिटिशकालीन थे। लेकिन ये राष्ट्रद्रोह का कानून क्यों नहीं आपने रद्द किया? ऐसा क्या कारण है इसको चाहिए? राष्ट्रद्रोह का कानून जो विपक्ष में होता है उसको गलत कहता है, सत्ता पक्ष वाला देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कहता है। सरकारें बदलती हैं, आती है, जाती है, लेकिन राष्ट्रद्रोह का कानून वही था। आखिर चंद्रचूड़ जी के समय 1962 का जो डिसीजन था सर्वोच्च न्यायालय का, उसे फिर से एक बार देखने के लिए 5 जजों के बेंच के संवैधानिक पीठ के सामने यह 18 सितंबर 2023 को रेफर किया गया, लेकिन स्टे बरकरार रहा। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रेशर था, इससे सरकार को ये अमेंड करना ही था। सरकार ने इसको अमेंड तो कर दिया, मतलब इसको रद्द तो कर दिया, लेकिन ये भी कहा कि अब राष्ट्रद्रोह नहीं, इसको देशद्रोह कहा जाएगा और नए चोगे में आ गया। आने वाले समय में ये बहुत कानून दिक्कत पैदा करेगा। अब जो 5 जजों के ख संवैधानिक पीठ के सामने 124 ए का जो मसला था, क्या ये रद्द करने से मसला समाप्त हो जाएगा? या देशद्रोह कानून को भी उसी एंगल से परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा? ये देखना है, सारा कुछ न्यायपालिका के ऊपर है। नहीं तो सरकार के हाथ में एक और हथियार मिल जाएगा कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोले, सरकार को सवाल पूछे, उससे समाज में भय पैदा करने का आरोप लगाकर ये राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह का कानून आपके ऊपर सर के ऊपर टंगती हुई तलवार है। उसके बाद दूसरी खबर थी जिसका विश्लेषण मैं करना चाहूँगा और बहुत दुःख के साथ करना चाहूँगा कि आज जो कल 2 दिन में जो लगातार 142 लोगों का 143 लोगों का अ, निष्कासन हुआ आज के 2 पकड़कर। तो कल जो निष्कासित सदस्य थे वो बाहर मॉक पार्लियामेंट लगाकर हँसी-मज़ाक कर रहे थे, जिसमें एक सांसद ने टीएमसी के हमारे पीठासीन अधिकारी जो है राज्यसभा के, उनकी मिमिक्री करते हुए कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की। उससे पीठासीन अधिकारी जो उपराष्ट्रपति है देश के, धनखड़ साहब बहुत नाराज़ हुए और उनके नाराज़गी को देश की सबसे बड़ी समस्या मानकर प्रधानमंत्री से लेके सब लोग, पूरी भाजपाई, पूरा सरकार, यहाँ तक राष्ट्रपति जी ने भी उपराष्ट्रपति के हुए इस अवमानना के लिए चिंता व्यक्त की और सांसदों को ठीक से बिहेव करने की आज्ञा कहो या सजेशन कहो या जो भी कुछ कहो कहा। व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना, मिमिक्री करना, ये एक तरीका है बात करने का। किसी ने जानबूझ के वैसा नहीं किया। हो सकता है कि उपराष्ट्रपति को लगा कि उस पद की अवमानना हुई है, लेकिन फिर पद पे ऊपर जो लोग बैठते हैं, उन्हें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उस पद का मान भी वो रखें। यदि इस देश के उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर झुकते हो, तो फिर उपराष्ट्रपति पद की गरिमा तब भी जाती है। लेकिन आज मैं जो विश्लेषण करूँगा, वो उपराष्ट्रपति जी के उस वक्तव्य पे राज्यसभा में उन्होंने दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे संबोधित करते हुए कहा कि बहुत दुःख के साथ कि आपके नेता भी मतलब राहुल गांधी उसको फ़िल्म कर रहे थे और उन्होंने आगे कहा, वो जो कहा वो बहुत एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा दिग्विजय जी, जगदीप धनखड़ का कितना भी अपमान करो, मुझे चिंता नहीं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति का, किसानों का और मेरे वर्ग का अपमान हुआ, तो फिर मैं बहुत कुछ हवन में स्वाहा कर सकता हूँ। उनकी इस वक्तव्य से उन्होंने जगदीश धनखड़ का अपमान नहीं, वो मिमिक्री उपराष्ट्रपति का अपमान समझा, किसान का अपमान समझा, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं और अपने वर्ग
यानी जाटों का अपमान समझा। एक तरफ सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए गरीबी एक जाति है। अलग-अलग जातियों में मैं नहीं मानता। लेकिन जब अपने पे आती है, तो तुरंत धनखड़ साहब जाट नेता भी हो गए। उधर जाट पंचायत ने भी विरोधी नेताओं को देखने की धमकी दे डाली कि चुनाव में हम आपको देख लेंगे, क्योंकि आपने एक जाट का अपमान किया है। उधर गोदी चैनल सुबह से लेके शाम तक उपराष्ट्रपति का कितना बड़ा अपमान हुआ, इस पे ढिंढोरा पीट रहा है। लेकिन फिर जाटों की ही बात हो, तो पुलवामा में जो लोग शहीद हुए, तब जो जाटों के बच्चे शहीद हुए, उसके लिए किस जाट पंचायत ने प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए? क्या धनखड़ साहब तब भी भूल गए थे कि वो जाट है? तब क्यों उन्होंने सवाल नहीं उठाए? एक जाट वहाँ गवर्नर थे, सतपाल मलिक, उन्होंने तो सवाल उठाया, बाकायदा बोला। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, उसमें कई जाट थे, जब जाट महासभा कहाँ थी? तब धनखड़ साहब कहाँ थे, जाटों की बात करने के लिए, किसानों की बात करने के लिए? तब किसान के बेटे को किसान याद नहीं आया, तब जाटों को वो जाट याद नहीं आए जो शहीद हो रहे हैं। उसके लिए भी सतपाल मलिक ने बाकायदा प्रधानमंत्री से बात की कि ये किसान कानून रद्द कीजिए, किसान मर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का वक्तव्य था कि मेरे लिए मर रहे हैं क्या? आज फिर उसके बाद एक हादसा और हुआ। हमारे देश की महिला पहलवान, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का सम्मान ऊँचा किया। पता नहीं विदेश का प्रोटोकॉल क्या है, उपराष्ट्रपति जाने पे झंडा फहराते हैं या राष्ट्रगीत गाते हैं, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है। लेकिन यकीनन मेरे उन बहनों ने जब कुश्ती में मेडल जीते, तो तिरंगा भी लहराया और राष्ट्रगान भी करवाया। क्या हुआ उसका हादसा? उसके बाद एक व्यभिचारी गुंडा उनकी इस्मत से खेलता है। वो न्याय माँगने के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। दिल्ली की बात है, दिल्ली में केंद्र सरकार की पुलिस है। तब हमारे जाट भाइयों को क्या हो गया था कि जाट की बेटियों की इज्जत लूटने वाले के साथ खड़े हो गए थे और बेटियों के बारे में नहीं बोल रहे थे। तब धनखड़ साहब भूल गए थे कि वो जाट हैं। धनखड़ साहब तो ये भी भूल गए होंगे कि वो एक ओहदे पे है। धनखड़ साहब ये भी भूल गए होंगे कि इस देश की लड़कियों के खिलाफ यदि ऐसा चीज़ होती है तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। उन लड़कियों को सर्वोच्च न्यायालय में जाके एफआईआर दर्ज करनी पड़ी और उनका आंदोलन का दमन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया। जो लड़कियाँ जिसका स्वागत प्रधानमंत्री ने हार पहना के किया था, उनका स्वागत करके किया था, उनके सर पे हाथ रखा था, क्योंकि इन बेटियों ने देश का सम्मान ऊपर किया है। उन्हीं बेटियों के सर को अपने चमड़े के जूते के नीचे रेंगते हुए दिल्ली पुलिस के फोटोग्राफ, क्या इस हमारे उपराष्ट्रपति तब गवर्नर थे, तब उनको देखा नहीं गया था? क्या तब उनको ये नहीं समझ में आया था कि ये जाट की बेटियाँ हैं? एक उपराष्ट्रपति जब अपनी जात, अपना ऑक्यूपेशन सामने लाता है, तो मुझे लगता है फिर इसमें राजनीति हो रही है। क्या जो लोग अंदर कूदे हैं, या जो लोग अरेस्ट हुए हैं, बेरोज़गारी के और महँगाई के नारे लगाते हुए, उसमें एक जाट की लड़की नहीं है, हरियाणा के। उस लड़की का भाई एफआईआर की कॉपी माँगता है, अपने बहन को मिलने के लिए परमिशन माँगता है, तो पटियाला कोर्ट कहती है, एक ही पिटीशन में 2 रियायतें नहीं मत माँगो। अरे एफआईआर कॉपी करना उसका संवैधानिक अधिकार है, रियायत नहीं है। तब ये जाट नेता क्यों नहीं कहता कि मेरी उस जाट बहन को मैं पूछता हूँ, मेरी बेटी को मैं पूछूँगा कि उसने ये कदम क्यों उठाया? कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री देश में बड़ा इवेंट बनाकर और बड़ा इश्यू बनाकर, जो बेसिक इश्यू है वो बच्चे कुएँ में क्यों कूदे? उन बच्चों ने स्मोक बॉम्ब का क्यों उपयोग किया? इसके बारे में सरकार अपना फोकस चेंज करना चाहती है। सरकार कई ऐसे बिल इंट्रोड्यूस करना चाहती है जिसपे चर्चा ही नहीं हो। इसके लिए निष्कासन भी हो रहे हैं। जो सांसद सदन में नहीं उनका भी निष्कासन हुआ। बड़ा गज़ब का मामला चल रहा है दिल्ली में। कुल मिला के राष्ट्रपति जी ने ये कहना कि मैं किसान का बेटा हूँ। राष्ट्रपति ने ये कहना कि मैं एक वर्ग का हूँ, मेरे वर्ग को गाली दी।
किसी ने भी मिमिक्री करते समय किसी जाट का नाम नहीं लिया, किसी किसान का नाम नहीं लिया, उपराष्ट्रपति पद का नाम नहीं लिया। उपराष्ट्रपति आप हैं, वो स्थान आपका है, लेकिन उस पद की गरिमा भी रखना आपका काम है। वही हमारी राष्ट्रपति महोदया जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, वो हमारे अभिभावक हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके दुःख जताया कि उपराष्ट्रपति की अवमानना हुई है। लेकिन ऐसा ही दुःख ट्वीट करके जलते हुए मणिपुर पे या उन प्रदर्शनकारी लड़कियों के बारे में करते, तो लगता था मेरी अभिभावक सभी को एक चश्मे से देखती हैं। क्या ये 2 पद भी अब राजनीति का शिकार हो रहे हैं? क्या इन पदों का उपयोग भी राजनीति करने के लिए किया जा सकता है? ये विश्लेषण तो मैं कर सकता हूँ। पता नहीं नए राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह बने हुए कानून में क्या ये बोलना भी अब गुनाह हो जाएगा? ये तो समय बताएगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।